सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो एमसीआरई का 4 का रिज़ल्ट आ गया था कल रात को, है ना। रात को ही जनरली ये रिज़ल्ट देते हैं, टाइमली इन्होंने रिज़ल्ट दे दिया है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो ये कुछ हमारा रिज़ल्ट था। इस बार इन्होंने जो था, मतलब 160 वाला जो क्राइटेरिया होता है ना, 40% क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि 160 मार्क्स, तो उतने बच्चे इन्होंने लिस्ट में दिए हैं कि भाई ये क्वालिफाई कर रखा है। इसीलिए जनरल कैटेगरी में भी बहुत लो रैंक तक भी बहुत देखने को मिलेंगे। आई थिंक 3000 के आसपास। लास्ट टाइम CRE 25 में आई थिंक जनरल कैटेगरी का 1900 तक था शायद, है ना। इस बार 3000 के आसपास भी है बच्चे जनरल में। अब ये बच्चे तो क्वालिफाई करे हैं, बट ये मैंने एक्सेल सीट में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। मैंने कन्वर्ट किया है रिज़ल्ट इसमें। तो बट मुझे ना देखो, इसमें ये लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि 2 वैकेंसीज 90 है, ठीक है। तो 200 रैंक के आसपास तक ही मतलब पूरा फाइनल अलॉटमेंट हो जाएगा। तो जैसे मैंने बोला था कि रैंक 1 के भाई 355 मार्क्स, 350 के अराउंड देखने को मिल सकते हैं, देन वही है सेम। रैंक 1 इज़ 355, रैंक 2 इज़ 352, और ये सब। यहाँ पे सबसे जो कम गैप देखने को मिला है ना, वो रैंक 100 और रैंक 200 में देखने को मिला है, ठीक है। जैसे आप अगर रैंक 100 के मार्क्स देखते हैं, 326 है रैंक 100 के, ये रहा रैंक 100, 326 मार्क्स, ठीक है। अब जैसे आप 200 के मार्क्स देखते हैं, रैंक 200 के, रैंक 200 के हैं आपके 319 मार्क्स। तो बस 7 नंबर का अंतर है रैंक 100 में और 200 में, है ना। तो ये है मतलब इजी पेपर का थोड़ा बहुत ये तो कॉन्स देखने को मिलता ही है कि भाई अगर दोनों चीज़ें इजी आ जाती है ना, कि भाई नॉन टेक्निकल पार्ट भी डूबेबल आ जाए और एमएलटी वाला पार्ट भी इजी आ जाए, तो बहुत ज़्यादा कम वेरिएशन देखने को मिलता है कि भाई मार्क्स में बहुत ही कम अंतर देखने को मिलता है रैंक्स के बीच में जो गैप होता है ना। वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ तो JMLT की 48 वैकेंसी थी टोटल, 23 जनरल में थी। लैब टेक्नीशियन की एक जो होती है भाई डिप्लोमा और डिज़ायरेबल में डिग्री, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगते हैं, 5 वैकेंसी थी। देन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की टोटल 13 वैकेंसी थी, ये एम्स दिल्ली में थी शायद, इसमें जनरल कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं थी। देन टेक्नीशियन की 6 वैकेंसी थी। लैब अटेंडेंट की टोटल 18 वैकेंसी है, ठीक है। तो अब ये जो चॉइस फीलिंग है ना, एक तो ये मैटर करता है कि भाई फाइनल एलोकेशन की आपकी चॉइस फीलिंग पे, ठीक है। उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के, क्योंकि डिप्लोमा वाले बच्चे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ में एलिजिबल हो रहे होते हैं। जैसे JMLT में भी एक्सपीरियंस बेस्ड पे कोई एलिजिबल होगा, देन लैब अटेंडेंट में भी, और लैब टेक्नीशियन वाली जो वैकेंसी है इसमें भी, ठीक है। तो ये मैटर करता है कि भाई अब जो स्टार्टिंग के जो बच्चे हैं ना, वो किस चीज़ में, मतलब किस चीज़ को अपनी पहली प्रेफरेंस पे रखते हैं, है ना। और जो जनरल की सीट्स होती है ना, वो सभी के लिए ओपन होती है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर आपको समझाऊँ इसमें, हाँ, तो जैसे जनरल की सीट्स हैं 23, तो ये जो 23 सीट्स हैं ना, ये JMLT की है, ठीक है। अब ये जो सीट्स हैं ये सभी के लिए ओपन होगी, ये सभी के लिए ओपन होगी, यानी कि किसी भी कैटेगरी में का कोई भी बच्चा अगर पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, लाइक एज वगैरह सब चीज़ें, तो उसको, और उसकी रैंक टॉप 20 में आई है, तो उसको पहले जनरल की सीट मिलेगी ऑन मेरिट, है ना। और उसकी जो OBC वाली सीट है वो दूसरे बच्चे को चली जाएगी, है ना। जो मतलब रिजर्व, मतलब जो एज वगैरह जो पीछे वाले जो रैंक है जनरली, उनको चली जाएगी उसी कैटेगरी में। तो पहले जितनी भी सीट्स हैं वो जनरल की फिल होती हैं, जैन बाद में जो सीटें होती हैं वो रिजर्व कैटेगरी वाले अपनी अपनी सीट्स फुल, मतलब रिजर्व वाले वो जो बच्चे होते हैं रिजर्वेशन के थ्रू, उन बच्चों को लिया जाता है, ठीक है। और तो इसमें एलोकेशन इस पर डिपेंड करता है कि जैसे टॉप 20 में लैब अटेंडेंट डिप्लोमा वाले बच्चे अगर हैं कोई रैंक हाइयर रैंक पे, तो वो बच्चा क्या चूज़ करेगा पहले, मतलब पहली चॉइस उसकी क्या होगी, लैब अटेंडेंट होगा या लैब टेक्नीशियन होगा या फिर JMLT होगा, है ना। तो ओवरऑल इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही है कि अगर आपका जो भी रैंक आया है ना, तो उसमें आप 10 रैंक और जोड़ लो, तो आपके चांसेस हो जाएंगे कि भाई उसमें आपको कुछ भी एलोकेट हो सकता है। तो कैटेगरी वाइज मैंने एक PDF शेयर कर दी थी ग्रुप में, तो आपकी कैटेगरी में जितनी भी रैंक है उसके डबल आप कर दो, है ना। फॉर एग्जांपल कि
इसमें ओबीसी में शायद 11 वैकेंसी है ना जेएमएलटी की, तो 11 के डबल आप कर दो यानी कि 22, ठीक है। और पहले अब जनरल की हो जाएगी, जनरल के स्टार्टिंग अगर सपोज़ करो स्टार्टिंग के 20-30 जो रैंक्स है वो जनरल की सीट्स से फुल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद के जो 11 सीट्स होगी वो फिर ओबीसी से फिल, मतलब उसके बाद जो ओबीसी वाले बच्चे होंगे उनसे ओबीसी की सीट फुल होगी, ठीक है। तो उसमें काउंट कर लीजिए कि भाई टॉप 30 के बाद कितने बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप अपना थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। और फिर उसके भी आप डबल कर सकते हैं कि भाई थोड़ा बहुत वेटिंग लिस्ट में भी आ सकते हैं उन सीट्स के, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन 30 के बाद कोई ओबीसी की जो 11 बच्चे हैं वो आ रहे हैं टॉप, मतलब 60 में आ रहे हैं, ठीक है। तो 11 और जोड़ लो ओबीसी के बच्चे रिजल्ट देख के, तो हो सकता है कि भाई 80-90 तक भी आपको कोई भी जेएमएलटी में पोस्ट मिल जाए। तो ऐसे आपका रिज़ल्ट जो है वेराई करता है। बाकी जो पोस्ट कोड होते हैं उसमें इतना क्वालिफिकेशन में इतना चेंजेस नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आप सिंपली एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। बट एमएलटी में ये थोड़ा है कि भाई थोड़ा बहुत चेंजेस है, लैब अटेंडेंट है, देन जेएमएलटी वगैरह है। अब देखो जैसे पेपर का टफनेस की बात करते हैं। देखो पेपर जब इजी होता है ना, है ना, पेपर जब इजी होता है तो वो टफ साइड चला जाता है। टफ साइड का मतलब कि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा रैंक आपको देखने को मिलेगा, देन एक एक क्वेश्चन की फाइट होती है, आपने देख लिया होगा रिजल्ट में ही। अगर पेपर जो है थोड़ा मीडिएट साइड होता है, मीडिएट टू टफ साइड, या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा होंगे या फिर नॉन टेक्निकल को थोड़ा टफ कर देंगे, तो वो मुझे एक लेवल प्लेइंग फील्ड लगता है कि भाई उसमें जो बच्चा इन डेप्थ चीज़ों को पढ़ता है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को रखता है। क्योंकि हर बच्चे की एक मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता है कि भाई वो सारी चीज़ों को रट सके, है ना। तो उसमें फिर ये मतलब मुझे ठीक लगता है कि भाई पीजीआई जैसा एक एग्ज़ाम सेट हो एम्स का भी, तो वो ज़्यादा बेटर है कि भाई सिंपली आप इजी वाले क्वेश्चन डाल दो और वो तो आप टफ बना देते हो। फिर उसमें ऐसा तो नहीं है कि ना कि भाई जिस बच्चे ने 320 मार्क्स स्कोर किए हैं वो बच्चा कम नॉलेज रखता होगा कंपैरिजन टू जिस बच्चे के 350 मार्क्स आए हैं, है ना। यहाँ पे एक एक दो क्वेश्चन का अंतर है ना। तो बस यही है कि नेक्स्ट टाइम से जो भी एम्स ग्रुप वाला एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत नॉन टेक्निकल पे भी ध्यान रखें, क्योंकि एक एक मार्क्स एक एक क्वेश्चन आपका मैटर करता है आपके सिलेक्शन में, ठीक है। आपने ये वाला रिज़ल्ट भी देख लिया होगा, है ना। तो आने वाले टाइम में और भी वैकेंसीज़ आएगी, ठीक है। लास्ट ईयर से लेके मतलब वैकेंसीज़ बहुत आ रही है एमएलटी की, रेलवे वगैरह में भी वैकेंसीज़ आएगी। तो उसी हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के रखो, अभी से पहले से ही प्रिपेयर करो हर चीज़ को। बहुत बच्चे होते हैं जो मैथ वगैरह से डरते हैं, नॉन टेक्निकल कभी पढ़ते ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर पेपर इजी आया तो यही वाला जो पार्ट है यही आपको एक एक्स्ट्रा एज देगा बाकी जो बच्चे होते हैं उन पर। क्योंकि एमएलटी के जो पीवाईक्यूज़ होते हैं ना, पीवाईक्यू बेस्ड अगर पेपर पूछ लिया तो एमएलटी के पीवाईक्यूज़ वगैरह तो सभी रट के जा रहे हैं बच्चे, ठीक है। तो अगर ये वाला पोर्शन इजी आया तो नॉन टेक्निकल वाला पोर्शन अगर थोड़ा टफ साइड आया तो उसको आप अगर उसमें ज़्यादा स्कोर कर लेंगे तो वो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एज देगा बाकी बच्चों से, है ना। बाकी इस बार कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में भी वैकेंसीज बहुत आएगी तो एज में रिलैक्सेशन वगैरह भी मिलेगा, तो देखते हैं भाई। तो अपनी तैयारी करते रहिएगा और जो भी हो इस रिज़ल्ट में अगर जो भी रहा है 300 से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, इवन क्वालिफाई भी करा है, तो आप नेक्स्ट वैकेंसी में मतलब जो भी वैकेंसी निकलेगी तो ऐसा नहीं है कि भाई आप उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। मल्टीपल टाइम चीज़ों को रिवाइज़ कीजिए ताकि एक्चुअल एग्ज़ाम में आप भूल ना पाए कुछ भी, है ना। मतलब मैं एक बच्चे का इंटरव्यू देख रहा था यूट्यूब पे ही किसी प्लेटफॉर्म पे, एमएलटी के प्लेटफॉर्म पे। उस बच्चे का CRE 24 में क्वालिफाई भी नहीं हुआ था, है ना। और उस बच्चे ने CRE 25 में टॉप 50 में रैंक लिया था और शायद उसने डिप्लोमा ही कर रखा था। तो जब कोई भी बच्चा ऐसे ही कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बस। तो लगातार लैब के अब एग्ज़ाम देंगे ना तो लगातार किसी ना किसी एग्ज़ाम में आप फंस ही जाएंगे, मतलब किसी ना किसी एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा जब लगातार आप मेहनत करते हैं। और एक लेवल होता है कि जब आप लगातार मेहनत करेंगे तो
आप एक लेवल पे पहुंच जाएंगे जब आप चीज़ें आपको याद होने की मतलब समझने के साथ साथ आपको चीज़ें टिप्स पे रट जाएंगी, फिंगर टिप्स पे, ठीक है। फिर ये है कि भाई आप ऑप्शन बिना देखे ही मतलब उसका आंसर दे देंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि भाई बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं सारे एग्जाम्स में, एनीमिया हो गया और ये विटामिन विटामिन के जो होते हैं क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह, तो ये तो ऐसे क्वेश्चन हो गए ना आपके, अब अगर पहले से ही पढ़ते आ रहे तो ये तो आपके रटे हुए होने चाहिए, है ना। और इन्हीं क्वेश्चंस में गलती नहीं करनी होती है, जहाँ जो क्वेश्चन सभी ठीक करके आ रहे हैं वो आपके भी ठीक होने चाहिए, है ना। तो बस यही है बेस्ट विशेज़ आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, है ना।